फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ अ पॉइंट चार्ज एंड कंडक्टिंग स्फीयर। यानी कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट चार्ज को हम किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हम उसको ले लेना, यानी कि इस केस को अगर हम डिस्कस करें तो इस केस के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इन तीनों फैक्टर्स को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ हम आज देखेंगे इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज एंड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर सच दैट डी इज़ वेरी ग्रेटर देन आर एज शोन इन फिगर। ठीक है, कंसीडर कर लेते कि कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव कोई भी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसको हमने पॉजिटिव क्यू से डोनेट किया हुआ है, उसको कहाँ पे रखा गया है, इज़ प्लेस्ड एट डिस्टेंस टी फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। कोई भी हमारे पास यहाँ पे देखें, कोई भी एक हमारे पास स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, इसका ये हमारे पास कोई एक सेंटर है और सेंटर के ऊपर ही हमने इसको क्या रखा हुआ है, कोई भी एक मतलब कि जो है वो ये सेंटर है उसका, जिसको हमने ओ से डोनेट किया हुआ है। ठीक है, और ये उसका रेडियस आर है, और उस पॉइंट चार्ज को हमने एक इस यानी कि डिस्टेंस डी पर, उस स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस डी पर हमने जो है वो उस पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू को हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी फिगर साथ में हमने ड्रॉ की हुई है। अब अगर हमने सबसे पहली चीज़ कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम स्टार्ट में थ्योरी क्या लिखेंगे उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। नाउ टेक अ पॉइंट पी इंटू आर थीटा वेयर इवेल्युएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है। ठीक है, जिसको हमने पी आर थीटा के नाम से डोनेट किया। ठीक है, ये वाला वो पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट फिगर को हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, और इस पॉइंट पर ही हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ जीरो फॉर आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर ये जो डिस्टेंस है, ये अगर हमारे पास इन्फिनाइट हो जाए, सॉरी ये वाला डिस्टेंस नहीं, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो ओवरऑल डिस्टेंस है, अगर ये इन्फिनाइट हम अगर उसको कर देना तो देन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, हमारे पास से ज़ीरो होगा। द चार्ज क्यू इंड्यूस्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इस सूरत में जो सरफेस ऑफ द स्फीयर है वहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाता है, चार्ज। ठीक है, अज्यूम दैट, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आगे यहाँ पे से मैं रीड कर रहा हूँ, दिस नेट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखिए मजीद, दिस नेट चार्ज क्यू इज़ एट बी हैविंग डिस्टेंस स्मॉल बी फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ स्फीयर। यानी कि वो जो हमारे पास जो क्या नाम है उसका, वो जो चार्ज है, ठीक है, वो जो नेट चार्ज क्यू है जिसको मैंने स्मॉल क्यू से डोनेट किया, वो कहाँ पे है, वो एट बी। यानी कि कोई भी हमारा हमने एक उस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने बी का नाम दिया, जिसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल बी है सेंटर से। ठीक है, वो हमने ले लिया। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मजीद हम क्या लिखते हैं। नाउ टेक पॉइंट पी डैश आर कैपिटल आर थीटा ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी डैश ड्यू टू रियल चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड इट्स इमेज चार्ज स्मॉल क्यू इज गिवन एज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, पी डैश। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो ड्यू टू रियल चार्ज कैपिटल क्यू एंड इमेज चार्ज स्मॉल क्यू। ठीक है, रियल चार्ज को बड़े क्यू से डोनेट किया हुआ है और स्मॉल इमेज चार्ज को स्मॉल क्यू से। ठीक है, अगर वो हमने वो किस चीज़ के बराबर होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब मजीद यहाँ पर देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी डैश ड्यू टू रियल चार्ज क्यू एंड इट्स इमेज चार्ज क्यू इज गिवन एज, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको हम पढ़ेंगे फाइव पी डैश इज इक्वल टू के क्यू ओवर ए पी डैश प्लस के स्मॉल क्यू इंटू बी पी डैश, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो पी डैश है ये क्या है, सिंस पी इज़ ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंडेड स्फीयर, सो जो यहाँ पे अब हमें पता है कि ये जो पी है, ये जो पी डैश है, ये क्या है, उस ग्राउंडेड स्फीयर की सरफेस के ऊपर है, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, डेफिनेटली फिर ज़ीरो के बराबर ही होगा। तो इस तरह से ये जो फैक्टर है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कुछ ये वाली फॉर्म अख्तियार कर लेगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हमने जो है वो इस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी कि स्मॉल क्यू को अगर हमने निकालना हो, तो ये वाला फैक्टर पूरा जाकर उधर जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी पी जाकर उधर जाकर उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो के है वो यहाँ पे नीचे आके उसकी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होने के बाद हम उसको आपस में कैंसिल आउट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट छोटी सी कैलकुलेशन करी हुई है, इसको आप लोग ने यहाँ पे देख लेना, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं मजीद, बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ कोसाइंस टू ट्राइंगल ओ ए पी डैश। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ओ, यहाँ पर देखिए ओ पी
पी डैश, ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है। ये वाली जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो ही अगर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। हम सॉरी पैथागोरस थ्योरम लगेगा, वैसे मतलब उस ट्राइंगल को हमने लॉ ऑफ कोसाइंस लगाया, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइंस हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इनको वैल्यूज से रिप्लेस करेंगे और दोनों तरफ स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कोसाइंस टू ट्राइंगल ओ बी पी। अब ट्राइंगल ओ बी पी के ऊपर जब हम ओ बी पी डैश के ऊपर जब हम यही लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, साथ में वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो बी है ना, ये किसके बराबर है, आर स्केयर ओवर डी के बराबर है, ठीक है। तो इस बी की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई उसकी। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास बी पी डैश किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा मजीद। और यहाँ पे देखें जो है वो आर रेज़ टू दी पावर 4 डी स्केयर, इसको अगर हम इस पूरे फैक्टर में से कॉमन लेने के बाद उसका स्केयर रूट ले लें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म किस तरह से आई है मैं एक दफ़ा आपको फिर से चलो बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे फैक्टर में से हमने जब इसको कॉमन लेंगे, स्केयर रूट नहीं लिया, कॉमन लिया है, ठीक है। सिर्फ कॉमन हमने किसको लिया, यहाँ पे पूरे स्केयर में से आर स्केयर और डी स्केयर को कॉमन लिया, ठीक है। इस पूरे फैक्टर में से देखिए आर स्केयर बाहर चला गया, डी स्केयर भी बाहर चला गया, जो पीछे क्या रह गया, सिर्फ आर स्केयर। तो अब पूरे फैक्टर में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से आर स्केयर भी क्या होगा, बाहर चले जाएगा, बट हमने नीचे डी स्केयर भी तो कॉमन लिया था। हमें पता है कि जो भी चीज़ हम कॉमन लेना उसके रेसिप्रोकल से उसको दूसरे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डी स्केयर जो है वो हमारे पास डिवाइड हो रहा था, तो इसके साथ यहाँ पे हम उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, डी स्केयर, क्योंकि जब हम दोबारा उस डी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला डी स्केयर ऊपर वाला डी स्केयर आपस में मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 2r³ था, तो आर स्केयर बाहर चला गया, पीछे सिर्फ सिंगल आर रह चुका है। और देखें यहाँ पर नीचे हमारे पास एक डी है, हमने डी स्केयर को कॉमन लिया था तो ऊपर क्या आ जाएगा, सिर्फ सिंगल डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई भी डी नहीं था तो डी स्केयर का डी स्केयर वैसे का वैसे आ गया। और यहाँ पर देखिए सिंगल डी था तो ऊपर हमारे पास क्या आया, सिर्फ सिंगल डी ही आया। उस आर स्केयर डी को जब हमने कॉमन लिया, डी स्केयर को कॉमन लिया, तो जब उसका स्केयर रूट लेंगे तो दोनों का स्केयर कैंसिल हो तो बाहर गया आ जाएगा आर ओवर डी, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेप को सॉल्व किया है। सो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, इक्वेशन नंबर 3 और 2 को यहाँ पे आपस में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये वाले फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये फॉर्म बनेंगे और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट पुट इन 1, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेना है, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, ठीक है। यानी कि इस फैक्टर की जगह पे अब हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो वो वाली हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 5। नाउ तब देखते हैं क्या कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी आर देयर, यानी कि अब ये जो छोटा पी आर डी यानी कि जो ये वाला हमने पॉइंट लिया था, ये वाला, अब इस पॉइंट के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, वो इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 से जब हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, ये है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास स्मॉल q की वैल्यू मौजूद है -QR/d। तो ये जो हमारे पास जो q है ना, उसको हमने इस यहाँ पे जो है वो उसकी वैल्यू से हमने इसको रिप्लेस कर देना है। हम सॉरी यहाँ पे देखें ये जो स्मॉल q है इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 5 में से, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 6। बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ कोसाइंस टू ट्राइंगल ओ ए पी, अब ट्राइंगल ओ ए पी के ऊपर जब हम लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है, इस कैलकुलेशन के बाद। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 7। बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ कोसाइंस टू ट्राइंगल बी ओ पी, जब ट्राइंगल बी ओ पी पर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर में 8 मिलेगी, ठीक है। सो बाई यूजिंग 7 एंड 8 इन 5, ठीक है। अब हम इसके इन दोनों क्वेश्चन को हमने इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 6 के अंदर देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है क्या, ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसमें देखिए हमारे पास बी पी की वैल्यू मिली है और हमें किसकी मिली है, 5p की वैल्यू मिली है। तो इसको यहाँ पे बी पी की वैल्यू मिली है हमें इक्वेशन नंबर, ये दो ए पी की और बी पी की हमें वैल्यूज़ मिली है, ठीक है। इनको हमने कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे। ये हमारे पास ए पी है, ये हमारे पास बी पी है इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो उसकी जगह पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ी सी स्टेप वाइज कैलकुलेशन ही करी हुई है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसकी स्टेप वाइज कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 9। तो यही हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो किस चीज़ के बराबर है, वो है द कंपोनेंट ई आर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आर थीटा इज गिवन बाय, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट पी के ऊपर
तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, माइनस पार्शल फाई ओवर पार्शल आर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जब पार्शल फाई की जगह पे जब हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब इसकी स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली द कंपोनेंट ई थीटा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आर थीटा, अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट जो कंपोनेंट है ई थीटा वो अगर हमने फाइंड करना तो वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी ई आर प्लस ई थीटा। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करके उसको प्लस माइनस करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। वो हमने इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम क्या करते हैं जी, अब हम मज़ीद देख लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ई आर थीटा, यानी कि अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं पी डैश की, तो पी डैश के लिए हम कैपिटल ई आर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आएगा। सिंपल हमने वहाँ से स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ रिप्लेस करके छोटी सी कैलकुलेशन है वो करनी है और उसके बाद हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास द कंपोनेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई थीटा एट, अब कैप पी आर डैश के पी डैश के ऊपर भी हम जो कंपोनेंट ई थीटा है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। और ये जो दोनों सेम टर्म्स होगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ई थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 5। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी डैश के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फाइंड कर ली। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि जो द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ न्यूज चार्ज ऑन अ स्फीयर इज, पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इस किसी भी स्फीयर की सरफेस पर ये इसकी इस चीज़ के बराबर यानी कि एप्सिलॉन नॉट ई आर के बराबर होती है। ठीक है, तो अब जो है वो ई आर की हम ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, उसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन नंबर 7 की फॉर्म में क्या मिल जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट की हैं। यहाँ पे आप सरफेस डेंसिटी चार्ज डेंसिटी को देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है वो हमने कैलकुलेट करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। ठीक है, और सबसे फर्स्ट पर हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, इस वजह से मैं स्लोली कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया मेरा टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।